भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। राधे राधे सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में एकदम मस्त होंगे, क्योंकि मोदी जी ने अभी घर से निकलने को मना करा है। तो आज का टॉपिक इसी चीज से रिलेटेड है कि कैसे दो उल्लुओं की वजह से विश्व भर में अनाज, पेट्रोलियम और कई अन्य चीजों में गिरावट देखने को मिली है। और हम बात करेंगे क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से इस प्रकार की अपील की और हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है। और हम बात करेंगे कि अगर पेट्रोलियम के रेट बढ़ाने ही थे तो इलेक्शन होने का इंतजार क्यों किया गया। और हाँ, आज छोटी से छोटी चीज पे बात होगी और सरकार से कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे जो कि ना सिर्फ मेरे मन में बल्कि सभी देशवासियों के मन में आए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहना। 10 मई 2026 को हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में खड़े होकर पब्लिक के सामने कुछ अपील्स करते हैं, जो कि कुल मिलाकर 7 से 8 थी, जो कि वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर थी। जिसमें सबसे पहले मोदी जी बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के कंजप्शन को कम करने को लेकर। दूसरा, यात्रा के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, जैसे कि ट्रेन, जैसे कि मेट्रो, इनका यूज करने को लेकर। और तीसरी अपील थी कि अगर संभव हो सके तो वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं। और चौथा, यदि जरूरी ना हो तो विदेश यात्रा ना करें, यानी कि फॉरेन ट्रिप्स ना मारें। और पांचवी और बड़ी अपील थी कि पूरे 1 साल तक सोना ना खरीदें अगर हो सके तो। और छठी अपील है कि खाने की तेल की जो बर्बादी होती है उसको रोका जाए। और सातवीं अपील थी कि लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदा जाए और एक स्लोगन भी दिया, वोकल फॉर लोकल। और आठवीं अपील थी ऊर्जा को बचाने को लेकर कि बिजली की कंजप्शन जो है उसको कम किया जाए। इसके बाद हमारे भारत के लोग 2 पक्षों में बंट गए। इसमें एक जो मोदी जी के समर्थन में है वो कहते हैं देश हित में फ्यूल बचाना सही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना एक अच्छा कदम है, कि आम जनता पहले से ही महंगाई को झेल रही है तो सरकार को पॉलिसी सॉल्यूशंस लाने चाहिए और सिर्फ जनता से अपील काफी नहीं होगी। और तो और सोशल मीडिया और रील्स में बहुत सारे ट्रेंड्स भी चले, जिसमें वोकल फॉर लोकल, गोल्ड इंपोर्ट एंड फ्यूल को बचाने को लेकर बहुत से हैशटैग चले। और तो और सोना ना खरीदने की अपील पर बहुत सारे मीम्स भी बने। पर इसमें जो हमारे जैसी न्यूट्रल ऑडियंस है वो क्या करे, जो किसी पार्टी, जो किसी सरकार को ना देखकर पॉलिसीज को देखती है। क्योंकि जो समर्थक हैं वो चाट रहे हैं और जो आलोचक हैं वो मीम बना रहे हैं और जनता झेल रही है। हम सभी लोग मानते हैं कि मोदी जी की ये अपील इकोनॉमी को स्टेबल रखने, इंपोर्ट बिल को कम करने और फ्यूल कंजप्शन को घटाने और फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए की गई थी। पर क्या ये सिर्फ आम जनता का ही कर्तव्य है इन चीजों को मानना, इन चीजों को फॉलो करना, आपके नेताओं का नहीं? आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री घर से लेकर ऑफिस तक साइकिल से जाते हैं सिर्फ रील कटवाने के लिए। मंत्री जी के पीछे जो गाड़ियां रील बनाने के लिए और स्कॉट में चल रही हैं, क्या मंत्री जी उन गाड़ियों में नहीं बैठ सकते थे? लेकिन एक चीज तो मैं भूल ही गया, फिर रील कैसे कटती? और तो और आपकी पार्टी के एक लीडर अपने शपथ ग्रहण समारोह में 50 से 100 गाड़ियों का काफिला लेकर जाते हैं। 4 लेन के रोड होता बीचे में डिवाइडर, एक पर आपके ही। अब ये जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल डीजल से थोड़ी ना, पानी से चलती होंगी। और हाँ, अब वो कहाँ गया यूथ का प्रधानमंत्री श्री राघव चड्ढा जी? अब कहाँ गए उनके सवाल? पहले कोई भी पॉलिसी आती थी, कोई भी बात होती थी तो उसके खिलाफ राघव चड्ढा की एक भाषण आ जाता था, भाषण नहीं आता था तो कम से कम एक रील तो कटी जाती थी जनता के हित के लिए। तो अब मैं क्या मानूं कि राघव चड्ढा भी बिक गया, यानी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। और अब थोड़ी बात कर लेते हैं भारत में विपक्ष की। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि भारत का जो विपक्ष है वो इतना मजबूत है जितना कि एक जली हुई रस्सी होती है, मीन्स राख। और तो और जो विपक्ष के लीडर हैं श्री राहुल गांधी जी, वो इस आर्थिक संकट में जहां पे पब्लिक का साथ देना चाहिए वहीं पे वो पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के विरोधी हो रहे हैं। और हाँ, आप विपक्षी पार्टी हो तो आप बीजेपी के विरोधी होगे, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी बात का कोई सेंस भी तो बने। क्योंकि अगर नागालैंड में कोई प्रोजेक्ट बनता है तो आप उसको बचाने चले जाते हो, और तो और 3 तलाक हटता है तो आप उसके भी विरोधी हो जाते हो। फिर मिशन सिंदूर होता है, आप उसके भी विरोधी हो जाते हो। और आप कश्मीर से 35 और धारा 370 को हटाने के भी विरोधी हो जाते हो। और इन सब चीजों से ये बहुत अच्छी तरीके से पता चलता है कि आप कितनी बड़ी देश हित की पार्टी हो। और तो और ये भी कह रहे हैं कि इस संकट में मोदी कहाँ चल दिए घूमने। अब आप ही बताओ इस पर मैं क्या बोलूं। मेरी अगली वीडियो इसी टॉपिक पे आने वाली है, तो आप लोग देख लेना। और अब इन सबको रखते हैं एक साइड में और बात करते हैं आज के टॉपिक पे। और हाँ, मैंने वीडियो इसलिए सबसे लास्ट में बनाई है क्योंकि मैं इन सभी की प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं। और आज की वीडियो में मेरे इस अपील को लेकर मोदी जी से और इस सरकार से कुछ सवाल हैं, उनका उत्तर कृपया मुझको दीजिएगा। मेरा पहला प्रश्न ये है कि यदि देश में इतनी बड़ी तकलीफ है पेट्रोलियम को लेकर, तो आप लोग जनता से अपील क्यों कर रहे हैं? आप अपने सभी एमएलए से ये अपील कर सकते हैं कि आप सभी साइकिल से चलें, क्योंकि इस देश में कुल मिलाकर 4120 यानी कि 4120 एमएलए हैं। अगर हर एमएलए की 2 गाड़ियां भी मान लें
तो 8,240 गाड़ियां हो जाती हैं। अगर माइलेज को 10 किलोमीटर प्रति लीटर माना जाए और 40 किलोमीटर एवरेज गाड़ी एक दिन में चलती है तो एक गाड़ी 4 लीटर पेट्रोल फूकती है। उसी प्रकार दो गाड़ियां 8 लीटर, उसी प्रकार 4120 ml 30,000 से 35,000 लीटर एक दिन में खपत करते हैं पेट्रोलियम का। और ये जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ ये बहुत कम है, जितना आप कम मान सकते हैं उतना कम मानिए, क्योंकि ये भारत है जहां पर एक चिंदी एमएलए के साथ भी 1 से 2 पायलट गाड़ियां, उसके बाद सिक्योरिटी के लिए एसयूवीज जो कि 3 से 4 होंगी, और फिर उसके बाद एस्कॉर्ट व्हीकल्स जो कि चलेंगी, और फिर उनके पीछे भी उनके जो समर्थक होंगे वो 50 से 100 गाड़ियां लेकर चलेंगे। इसको बंद कराओ पहले मोदी जी आप, क्योंकि अगर मैं 33,000 लीटर पर डे भी मान लूं तो 1.5 करोड़ लीटर पर साल का हो जाता है खाली एमएलएस की 2 कार। यहाँ पर मैं किसी प्रकार की भौकाल वाली गाड़ियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और तो और लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 788 एमपीज हैं। उन सभी को मना करिए व्हीकल से आने को, उन सभी से कहिए बाइसिकल से आइए, फिर तो क्या ही कहने। और तो और क्या ये सब बंगाल इलेक्शन के बाद ही करना था? पहले आपने माहौल बनाया कि सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत पेट्रोल है, और उसके बाद आपने हक दिया। वाह मोदी जी वाह। और तो और यदि इतना बड़ा संकट है ऊर्जा और पेट्रोलियम का, तो आईपीएल के जो मैचेस होते हैं वो क्यों ना सिर्फ 2 वेन्यूज पे करा दिए जाएं, केवल 2 जगहों पर भी क्यों, केवल कोरोना जैसे करा दो। क्योंकि भारत के ऊपर संकट है पेट्रोलियम और ऊर्जा का, और आईपीएल में जो स्पेक्टेटर्स ही आते हैं वो कम से कम एवरेज 30 से 80 हजार आते हैं। और तो नरेंद्र मोदी जैसे स्टेडियम्स में 1 लाख से ज्यादा पब्लिक आती है। और यदि इसमें ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स की अगर संख्या देखी जाए, बाइक, कार, टेम्पू, बसेज और कैब्स को मिला के, तो वही लगभग 20,000 के करीब होगी। और तो और भीड़ की वजह से हर व्हीकल 5 से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही चलता होगा। और तो और टीम के प्लेयर्स के लिए अलग से चार्टर्ड प्लेन, लग्जरी बसेज और ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग साधन जो कि उनको होटल पहुंचा सके। और तो और एक चार्टर्ड फ्लाइट का जो फ्यूल कंजप्शन है, एविएशन फ्यूल, वो 2000 से लेके 5000 लीटर 1 घंटे में चला जाता है। और ये हर एयरक्राफ्ट पर अपने आप से डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट कितना अच्छा है और कितना पुराना, और ये कई बार 5000 से ज्यादा भी हो जाता है। और फिर जैसे स्टेडियम ऑपरेशंस में अगर रात का मैच है तो फ्लड लाइट्स लगाना, जाइंट स्क्रीन्स लगाना, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स, एसी रूम्स, जनरेटर जो बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। और तो और कुछ ग्राउंड्स बैकअप में डीजल जनरेटर भी चलाते हैं। और तो और फिर ब्रॉडकास्टिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए ओवी वैन, कैमरा ट्रक्स, सिक्योरिटी व्हीकल्स और फूड ट्रक्स, और फिर पुलिस डिप्लॉयमेंट भी फ्यूल कंजप्शन काफी मात्रा में करते हैं। और अगर इस सभी का रफली एस्टीमेट निकाला जाए फ्यूल कंजप्शन का, तो दिन का 1 से 2 लाख लीटर पेट्रोल कंज्यूम होता है। और तो और कई बार दिन में 2 मैचेस भी हो जाते हैं, तो आप फिर सोच ही सकते हो कितना फ्यूल कंजप्शन होता होगा। तो प्लीज मोदी जी पहले इसको बंद कराओ, क्योंकि आईपीएल में कुल मिलाकर 74 मैचेस होंगे, और अगर पर मैच का 1.5 लाख लीटर मान लूं तो पूरे 74 मैचेस में 1 करोड़ 11 लाख लीटर पेट्रोल मतलब फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा। और सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि ऊर्जा जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसी बहुत सी कंजप्शन रुक जाएंगी अगर आप इसको बंद करते हो। फिर करो ना इसको बंद, पर नहीं, इसको बंद नहीं किया जाएगा। अगर इससे भी ध्यान हटवा दिया तो जनता इनके ऊपर भड़क जाएगी। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हाँ, अब सरकार को मुद्दों पे बात करनी होगी, सिर्फ जनता के ऊपर नहीं उड़ेलना होगा हर संकट को। और हाँ, यदि मुझे कोई कॉकरोच वाला मान रहा हो या उस लॉबी से मान रहा हो, तो मैं पहले ही क्लियर करना चाहूंगा कि मैं उनके ऊपर ही बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं। अब मोदी जी आपको एक ठोस कदम उठाना होगा पेपर लीक को लेकर, बच्चों के रोजगार को देने को लेकर, क्योंकि नीट परीक्षा में बच्चे की पूरी साल की मेहनत पे आपने मुंह दिया बिल्कुल। और ऐसे घटिया टाइप के शिक्षा मंत्री को हटाओ जिसको शिक्षा का सा भी नहीं आता है, इसको गद्दी से उतारो और कोई कल्याण सिंह टाइप का शिक्षा मंत्री लाओ जिससे हमारा पेपर एकदम सुरक्षित और नकल होने की कोई भी चांसेस ना हो। और तो और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा हर पार्टी, हर सरकार और मोदी जी और कांग्रेस सभी से कि आप ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाओ जो कि रोजगार दे सके, पेपर लीक ना हो, क्योंकि सब में पेपर लीक हो रहे हैं और सभी बेकार हो रहे हैं। तो हाँ, आज का वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो, कोई सुझाव देना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, आप कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। तो हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक करारे एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा, रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। 1,000 years later. इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है।